नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एमए और बीए की जो सीरीज है उसमें हम लगातार जो है एक क्लास हम पर डे कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, इससे पहले की जो हमने क्लास की थी उसमें हमने गुप्त वंश के बारे में देखा था, यानी गुप्त वंश के स्कंदगुप्त के बारे में हमने देखा था। और स्कंदगुप्त के बाद हम देखेंगे कि जो परवर्ती गुप्त है, यानी कि गुप्तों की जो शाखा है, गुप्त स्कंदगुप्त के बाद उनकी शाखा के बारे में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे आज का जो हमारा पॉइंट है वो है परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त, परवर्ती गुप्त का मतलब ये होता है कि गुप्त वंश का वह भाग जो कि अब पतनशील हो चुका था और पतन की राह पे जो है वो अग्रसर था। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम कि जो परवर्ती गुप्त हैं इनमें से हम देखेंगे कि इनमें हमें तमाम शासक जो शासक हैं वो देखने को मिलते हैं। उसमें हम देखेंगे उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में जो बातें होगी वो सभी बातें देखेंगे। और इस वंश के बारे में हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जो शासक हैं यानी कि गुप्त वंश के शासक जो हैं वह है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त, आपको एक बात बता दें कि जो पुरुगुप्त है इनके बारे में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि ये स्कंदगुप्त के बाद यह शासक बनते हैं। जो पुरुगुप्त हैं इनका हमें अभिलेख देखने को मिलता है, अभिलेख है बिहार का अभिलेख है और भीतरी अभिलेख है। इसमें हमें यह वर्णन देखने को मिलता है और उस प्रकार से हम देखेंगे उसमें हमें इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। भीतरी अभिलेख में देखेंगे हमें यह कुमारगुप्त प्रथम और धन देवी नामक एक शासिका है कुमारगुप्त। इनके जो पिता हैं वह कुमारगुप्त प्रथम है। कुमारगुप्त प्रथम और माता जो इनकी है धन देवी की यह संतान थे, आपको एक बात और बता दूं कि यह स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे, यानी कि जो स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त जिनको अभी हम लोग इस क्लास से पहले हमने जिनके बारे में देखा था, यह स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे, तेले भाई थे, जो कि इनके मृत्यु के बाद आप देखेंगे स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद यह जो है वह गुप्त वंश मगध वंश पे यह शासन करते हैं, यानी गुप्त वंश के जो अगले शासक के रूप में पुरुगुप्त आते हैं। पुरुगुप्त के बारे में हमें जो ज्ञान देखने को मिलता है जब भीतरी स्तंभ लेख में और इनकी जो मुद्रा है उसमें हमें इनके जो बारे में जानकारी देखने को मिलती है वो हमें इसी में जानकारी देखने को मिलती है कि इनके पिता का नाम जो है वो कुमारगुप्त प्रथम है और धन देवी है। उसके बाद देखेंगे यह गुप्त वंश का वह शासक था, इनके बारे में हम देख रहे हैं कि यह गुप्त वंश के वह शासक थे जिन्होंने सबसे अधिक आयु में, यानी कि सबसे अधिक इनका जो उम्र था वो सबसे ज्यादा हो चुका था, इन्होंने अपने वृद्धावस्था में यह शासक बने थे। यह अपने कुमारगुप्त अपने वृद्धावस्था में शासक बना था। आप देखेंगे कि इनसे ज्यादा वृद्धावस्था में जो शासक, ये सबसे ज्यादा वृद्धावस्था में ये शासक बनते हैं और इन्होंने जो शासन किया है इनका हमें जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है वह टाइम पीरियड है 467 से लेकर 473 ईस्वी तक। 467 से 473 ईस्वी तक का इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है कि इसी के आसपास इन्होंने अपना जो शासन था वह संभाला था, यानी कि इसी दरमियान इन्होंने अपना जो शासन है वह किया था। आप देखें कि इन्होंने टोटल 6 वर्षों तक शासन किया है मगध के ऊपर, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, ये इनके सौतेले भाई थे। मैंने आपको बता दिया कि स्कंदगुप्त के बाद ये शासक के रूप में कार्य करते हैं। स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है
तो यह उसके बाद शासक के रूप में मगध पे अपना जो है गुप्त वंश के जो अगले शासक होते हैं वह पुरुगुप्त बनते हैं। पुरुगुप्त, यहाँ पे मैंने कुमार गुप्त लिख दिया था, इसको आप पुरुगुप्त कर लीजिएगा। पुरुगुप्त 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 अपने वृद्धावस्था में शासक बने थे। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इनकी जो अवस्था थी वह वृद्धावस्था में थी। उसके बाद हमें इनके बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है, स्रोत जो देखने को मिलते हैं, इनके शासन के बारे में जो जानकारियां देखने को मिलती है वह स्रोत है बिहार का अभिलेख, बिहार का स्तंभ लेख, स्तंभ अभिलेख, बिहार का स्तंभ लेख। इसके बाद हमें इसमें भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख और इनके जो मुद्राएं थी, जो इन्होंने मुद्रा अपना, जिस मुद्रा का इन्होंने प्रचलन किया था वह मुद्रा है। और इनके के नामधारी नामधारी मुद्रा, उसमें हमें इनका अंकन देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि बिहार अभिलेख में इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का, उसमें भी हमें इनके बारे में जो जानकारी है वह प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इनके शासनकाल में, इनका जो शासनकाल है, इनका जो शासनकाल है वो हमें 6 वर्षों का देखने को मिलता है। उसके बाद एक बात और आपको इंपॉर्टेंट इनके बारे में बता दूं कि यह प्रथम गुप्त शासक थे, गुप्त शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। आप देखेंगे कि जो हमें गुप्तों की शाखा देखने को मिलती है उसमें से हमें एक भी ऐसे शासक नहीं देखने को मिलते जो कि बौद्ध धर्म को मानते हों। ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो इस बारे में हम इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। उसके बाद हम देखेंगे इनके बाद के जो शासक बनते हैं, उनका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो बुद्धगुप्त है। बुद्धगुप्त, यानी कि इनके बाद जो शासक बनते हैं बुद्धगुप्त, इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें 473 ईसा पूर्व से लेकर 473 ईस्वी से 475 ईस्वी से लेकर के 495 ईस्वी तक का देखने को मिलता है। 475 ईस्वी से 495 ईस्वी तक का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो अगला शासक, यानी कि हम बुद्ध वंश के जो अगले शासक हैं उनका जो नाम है वो हमें बुद्धगुप्त देखने को मिलता है। इनके बारे में हम बता दें कि जो बुद्धगुप्त थे यह पुरुगुप्त और महादेवी के पुत्र थे। यह पुरुगुप्त और महादेवी के पुत्र थे और इन्होंने पुरुगुप्त के बाद शासन किया था। गुप्त के बाद शासन किया था। पुरुगुप्त के बाद जो है इन्होंने अपना जो शासनकाल जो है वह किया था। इनको हेंगसांग ने बताया है कि यह जो थे यह सभी धर्मों को मानते हैं। यानी कि हेंगसांग का हमें एक वर्णन देखने को मिलता है। हेंगसांग का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेंगसांग के अनुसार हम देखेंगे
कि इन्होंने बौद्ध धर्म में एक कह सकते हैं कि इन्होंने बिहार जो था उसको दान में दिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को महाविहार नालंदा में इन्होंने नालंदा में महाविहार को दान में दिया था। और इनका जो धर्म था, एक बात और आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इनका जो धर्म था, इनका धर्म यह शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे। यह जो है वह शैव धर्म के अनुयायी थे। तो हमने पुरुगुप्त के बारे में देखा। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धगुप्त के बारे में। पुरुगुप्त के बाद हमें बुद्धगुप्त के बारे में जो जानकारियां देखने को मिलती है वो सारी जानकारियां मैंने आपको बताई कि यह जो थे यह पुरुगुप्त और महादेवी के पुत्र थे। पुरुगुप्त के बाद यह शासक बने थे। उसके बाद हिंगसांग इनके बारे में ऐसा वर्णन करते हैं कि यह जो थे यह बुद्ध धर्म को, यानी कि अब इन्होंने बुद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनको नालंदा के पास एक महाविहार जो है वह दान स्वरूप इन्होंने उनको दिया था, यानी कि दान के स्वरूप उन्होंने उनको यह जो विहार था वो बनवा करके दिया था। उसके बाद हमें इनके बारे में जो वर्णन देखने को मिलती है, इनका जो अभिलेख हमें देखने को मिलता है पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख। पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख, पहाड़पुर ताम्र अभिलेख, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें हमें देखने को मिलती है, ये कहां पर है, ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में इस समय स्थित है, यानी इस समय जो यह स्थित है यह पहाड़पुर अभिलेख, यह हमें बांग्लादेश में देखने को मिलता है। यह बुद्धगुप्त का ही है, यानी कि इनका ही अभिलेख है। यह बुद्धगुप्त का अभिलेख है। इन्होंने अपने शासन काल में इसको वर्णित करवाया था। इस प्रकार से हम देखें कि बुद्धगुप्त के बारे में हमें जो जानकारियां हैं वो देखने को मिल जाती हैं। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि बुद्धगुप्त के बारे में, इनके शासन काल के बाद, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं बुद्धगुप्त के मृत्यु के पश्चात जो गुप्त वंश है, गुप्त साम्राज्य तीन भागों में बढ़ जाता है। तीन भागों में विभाजित हो जाता है। जो पहला है वो तो हमारा पाटलिपुत्र ही रहता है, यानी कि जो यहाँ का शासक है वो पाटलिपुत्र में ही रहता है। पहला जो है वो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। दूसरा जो है वो मालवा का क्षेत्र था, मालवा का क्षेत्र। और जो हमारा तीसरा है वो हमारा बंगाल के आसपास का जो इलाका है, यानी कि बंगाल के पास का जो क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता है। बंगाल का इलाका हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमें जो तीन खंडों में इनका जो विभाजन है वो देखने को मिल जाता है। तो इनके अलग अलग शासक थे, यानी पाटलिपुत्र में जो शासन कर रहे थे उनका जो नाम था वो था नरसिंहगुप्त। उसके बाद जो मालवा के शासक थे उनका नाम था भानुगुप्त, और जो बंगाल के शासक थे उनका नाम था वैन्यगुप्त। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो विष्णुगुप्त थे, पहले हम देखेंगे कि विष्णुगुप्त हैं जो कि यहाँ के शासक हैं नरसिंहगुप्त। उसके बाद जो हमें मालवा का देखने को मिलता है, यानी कि जो मालवा के शासक हैं उन्होंने मालवा पे जो शासन किया था उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है भानुगुप्त।
गुप्त इन्होंने यहाँ का शासन संभाला था। यानी कि आप देखेंगे इनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे वह 3 भागों में अपना जो राज्य का बंटवारा है वह कर लेते हैं। उसके बाद जो बंगाल के शासक थे, यानी कि बंगाल का जो बंगाल वहां पे जिन्होंने शासन किया था उनका नाम है वैन्यगुप्त। वैन्यगुप्त। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके बाद अब हमारा जो, यानी कि अब आपको तो मैंने यहाँ तक की जो बातें थी वो सारी बातें बताई कि इन तीनों के बारे में। सबसे पहले एक चीज मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि जब हम परवर्ती गुप्त के बारे में देखते हैं तो इनसे पहले के जो शासक थे, यानी कि हमने जब अगले क्लास में जब डिस्कस किया था तो वहां पे हमने देखा था कि इनसे पहले की जो हमारी क्लास थी वो हमारा स्कंदगुप्त के ऊपर आधारित था। यानी कि हमने स्कंदगुप्त के बारे में जो बातें थी वह जानी थी। तो स्कंदगुप्त के बारे में हमने देखा था कि स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद ही यानी कि शासन जो है वह हमें विघटित होता हुआ देखने को मिल जाता है। यानी कि काफी इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि स्कंदगुप्त के शासन काल के बाद से ही गुप्त काल का जो गुप्त वंश का जो है वो पतन हम मान सकते हैं। यानी कि गुप्त वंश का जो पतन है वो हमें स्कंदगुप्त के बाद ही देखने को मिल जाता है। यानी कि स्कंदगुप्त ने तब तक अपना जो शासन है वह संभाल के रखा था। यानी कि आप देखिए जो कुमारगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने हुड़ों के आक्रमण से और उनपे पुष्यमित्र जाति की जो आक्रमण हुई है उनसे तो अपने साम्राज्य को कैसे भी करके बचा लिया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था और उसके बाद उनको यहाँ से खदेड़ के बाहर निकाला था। इस प्रकार से हम देखेंगे। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि जो पुरुगुप्त थे यह इनके चाचा थे। यानी कि आप देखेंगे स्कंदगुप्त के चाचा थे। तो स्कंदगुप्त के जब चाचा थे तो इन्होंने इनकी जो जब ये शासक पे बनते हैं, यानी कि इन्होंने जब शासन संभाला, यानी कि जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद इनके जो चाचा थे पुरुगुप्त वह शासक का जो कार्य है वो संभालते हैं। तो इनका जो टाइम में पीरियड देखने को मिलता है वह हमें 467 ईसा पूर्व से 467 ईस्वी से लेकर के 473 ईस्वी तक का देखने को मिल जाता है। कुमारगुप्त के ये पुत्र थे। यानी कि आप देखेंगे जो कुमारगुप्त मैंने बताया था जिनके पुत्र स्कंदगुप्त भी थे, तो स्कंदगुप्त के ही पुत्र ये भी थे। और इन्होंने इनके शासन काल के बाद इनका जो छोटा भाई था, यानी कि स्कंदगुप्त जो इनके स्कंदगुप्त के छोटे भाई जो कह सकते हैं कि पुरुगुप्त थे, इन्होंने उसके बाद शासन किया था। ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा शासन काल के बाद इन्होंने शासन किया था। यानी कि वृद्धावस्था में इन्होंने शासन जो था उसको संभाला था। यानी कि गुप्त वंश के बारे में देखने को मिलता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा अवधि के बाद जो है वह शासन संभाला था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनके सौतेले भाई थे। ये चंद्रगुप्त जो कुमारगुप्त प्रथम थे उनकी माता जो थी कुमारगुप्त प्रथम थी प्रथम, और उनकी जो कह सकते हैं कि उनकी जो पत्नी थी वह हमें देखने को मिलता है इनकी जो माता का नाम है वो थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया है, मैं देख लेता हूँ। अनंत देवी था यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, अनंत देवी होगा। अनंत देवी जो थी अनंत देवी इनकी माता थी। यानी कि इनके चंद्रगुप्त प्रथम और इनकी जो पत्नी थी, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इनके पिता थे और इनकी जो माता थी वह अनंत देवी थी। और यह इनके संतान थे। यानी कि जो पुरुगुप्त थे ये इन्हीं के संतान थे और यह स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे और इन्होंने वृद्धावस्था में जो है वह शासन काल है वो अपना संभाला था। उसके बाद इनका हमें अभिलेख देखने को मिलता है। बिहार का जो अभिलेख है उसमें हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। भीतरी अभिलेख में इनके जो वर्णन है हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इनके कुछ सिक्के थे जो इन्होंने मुद्रा जो है वो जारी किया था कुमारगुप्त का, तो उसमें भी हमें इनका अंकन देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रथम गुप्त शासक थे। यानी कि ये प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को माना था। इसके बाद देखेंगे कि अब इनके बाद हम देखेंगे बुद्धगुप्त आते हैं। यानी कि बुद्धगुप्त का जो शासन काल टाइम पीरियड है वो में 475 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर के 495 ईस्वी तक का जो है वो हमें देखने को मिलता है। 475 ईस्वी से लेकर 495 ईस्वी तक का इनका देखने को मिलता है। यह महादेवी के पुरुगुप्त और महादेवी के जो थे ये पुत्र थे। पुरुगुप्त के बाद यह शासन हुए थे। हेंगसांग इनके शासन काल के बारे में ऐसा वर्णन करते हैं कि इन्होंने अपने शासन काल के कुछ समय बाद, यानी कि आप देखेंगे
कि इन्होंने अपने शासन काल के दौरान ही इन्होंने बौद्ध धर्म के संप्रदाय के को इन्होंने नालंदा के पास एक विहार जो है वो बना करके इन्होंने दिया था, दान स्वरूप दिया था। और यह जो थे वो सह धर्म के अनुयायी थे, यानी आप देखेंगे कि धर्म सहिष्णु थे, इन्होंने सभी धर्मों को जो है वो माना था। और इन्हीं के बाद हमें गुप्त वंश के इनके पश्चात ही, यानी कि बुद्ध गुप्त के पश्चात ही हमें जो गुप्त साम्राज्य है वह 3 खंडों में विभाजित होता हुआ देखने को मिलता है। पहला जो खंड है वो पाटलिपुत्र का ही है, यानी कि आप देखेंगे जो पाटलिपुत्र है वहां का है। वहां के जो शासक है उनका नाम है नरसिंह गुप्त, यानी कि जो पाटलिपुत्र के शासक हैं वह नरसिंह गुप्त है, इन्हीं के पुत्र थे। यह तीनों बुद्ध गुप्त के ही पुत्र थे। और उसके बाद इन्होंने नरसिंह गुप्त ने पाटलिपुत्र में अपना शासन जो था उसको स्थापित किया था। और मालवा के जो शासक थे वो भानुगुप्त बने थे, यानी कि भानुगुप्त के बारे में भी हम देखेंगे आगे। उसके बाद हम देखेंगे जो बंगाल के शासक थे वो थे वैन्यगुप्त। तो वैन्यगुप्त जो थे इनके बारे में हमें भी जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो आप इन सभी को एक बार से नोट कर ले, ताकि मैं इसको साफ करके एक बार आपको फिर से बताने का जो है वो प्रयास करूं, ताकि हम अब इन तीनों के बारे में, यानी कि आपको पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा। अब हम इन तीनों के बारे में ही जो बातें हैं वो करेंगे, इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे नरसिंह गुप्त के बारे में। नरसिंह गुप्त, नरसिंह गुप्त, या इनका नाम कह सकते हैं बालादित्य, बालादित्य। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बुद्ध गुप्त के संतान थे। सबसे पहला टॉपिक आप इनको इनके बारे में यही जान लीजिए। यह बुद्ध गुप्त की संतान थे, इन्होंने यह जो शासक, जब आपको मैंने जैसा कि आगे बताया कि जब गुप्त साम्राज्य का विघटन होता है, यानी कि यह गुप्त साम्राज्य जो है वो 3 खंडों में जब विभाजित होता है, तो यह पाटलिपुत्र पे ही शासन करते हैं। नरसिंह गुप्त, नरसिंह गुप्त पाटलिपुत्र पर शासक के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि इन ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है, हेंग स्वांग के अनुसार ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि जो नरसिंह गुप्त थे, यानी कि नरसिंह गुप्त बालादित्य जो थे, इनके समय में जो हुड़ शासक थे, जो हुड़ शासक हमें देखने को मिलते हैं मिहिरकुल, इनके शासन में हुड़ शासक मिहिरकुल थे। मेहरकुल इनके समय में इनके समकालीन शासक थे, यानी कि हुड़ के जो शासक थे वो समकालीन के शासक थे। इनके बारे में एक बात और आपको बता दूं कि यह जो थे, यानी कि नरसिंह गुप्त जो थे, नरसिंह गुप्त, यह इनको, यानी कि हुड़ शासक को, मेहरकुल को यह कर देते थे, यानी कि कर के रूप में जो कर हुआ करता था उसको दिया करते थे। नरसिंह गुप्त जो थे यह मेहरकुल को कर दिया करते थे।
कर के रूप में दिया करते थे। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि जब मिहिर कुल जो मिहिर कुल थे, इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को परेशान करना, बौद्ध भिक्षुओं को यानी कि बौद्धों को जब इन्होंने परेशान करना प्रारंभ कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, इनको कर देना बंद कर दिया। और इसी के कारण जो मिहिर कुल थे, इन्होंने इनके राज्य पे यानी कि नरसिंह गुप्त जो थे, इनके साम्राज्य पर, बालादित्य के ऊपर यह आक्रमण कर देते हैं। यानी कि यह इनके ऊपर मिहिर कुल पाटलिपुत्र पे पुत्र पर आक्रमण कर देते हैं। इनके ऊपर यह आक्रमण कर देते हैं। लेकिन इस आक्रमण का जो परिणाम होता है वो थोड़ा दुष्परिणाम हो जाता है कि मिहिर कुल जो थे वो पराजित हो जाते हैं बालादित्य से। जो बालादित्य हैं, इनसे मिहिर कुल पराजित हो जाते हैं। मिहिर कुल इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। पराजित हो जाते हैं। इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है कि ये इसमें पराजित हो जाते हैं इस युद्ध में। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह बंदी बना लिए जाते हैं। यह बंदी बना लिए जाते हैं। बंदी बना लिए जाते हैं। लेकिन यहीं पर जो बाल्यादित्य थे, इनसे एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हो जाती है। इनसे यह भूल हो जाती है कि इन्होंने मिहिर कुल को अपनी माता के कहने पर, इनकी जो माता थी और ये जो थे, इन्होंने अपनी माता के कहने पर इनको जो है वह जीवित छोड़ दिया और ये यहाँ से भाग करके कश्मीर चले जाते हैं। वहां के शासक को ये मारते हैं। मिहिर कुल को जीवन दान जो है वह दे देते हैं और यह कश्मीर भाग जाते हैं और वहां के शासकों को मार करके, राज तरंगिणी में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि वहां के शासक को मिहिर कुल जब मारते हैं और मार करके वहां पे कश्मीर पे यह शासन के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे और हम देखेंगे इनके बारे में कि जो ये नरसिंह गुप्त थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इनकी माता और इन्होंने नरसिंह गुप्त ने और उनकी माता ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसी कारण से इन्होंने आप देखेंगे कि बौद्धों में ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि बौद्ध कभी किसी को मारते नहीं है। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं वो रक्तपात से जो है वो दूरी बना लेते हैं। हम अशोक को देखते हैं कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था तो उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद जो एक भी रक्त ना बहाने की जो है वो प्रतिज्ञा ले ली थी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसी के कारण इन्होंने मिहिर कुल को जिंदा छोड़ दिया कि आपको हम छोड़ दे रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं, आप भी किसी को सताएंगे नहीं, मारेंगे नहीं। तो यह इनकी माता के कहने पे जो है वह यह मिहिर कुल को छोड़ देते हैं और मिहिर कुल यहाँ से भाग जाता है और भागकर कश्मीर जाता है और वहां के जो शासक थे, कश्मीर के जो शासक थे, उनको यह मार करके वहां पे गद्दी पर विराजमान हो जाता है। और उसके बाद इनके आप देखेंगे गुप्तों के जब कारण में यानी कि गुप्तों के पतन के कारण को जब हम देखेंगे तो उनमें सबसे जो हमें ज्यादा इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है गुप्तों के पतन के बारे में, वो हमें देखने को मिलती है कि यह बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। यानी कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते तो यह किसी पे दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं करते, उनसे युद्ध नहीं करते, सभी को जीवन दान जो है वह दे दिया करते थे। उसके बाद हम देखेंगे इनका जो कोष था यानी कि जो राजकोष था वह रिक्त हो गया था। इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने इतना ज्यादा राज्य जो था उसको उन सभी को बढ़ावा दिया, इनका जो राजकोष था वो एकदम रिक्त हो गया था। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला जो कारण है रिक्त राजकोष। जो दूसरा है वह सामंतवादी व्यवस्था थी।
सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। जब हम सामंतवादी व्यवस्था के बारे में देखते हैं तो उसमें हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। तो सामंतवादी व्यवस्था, इसमें क्या होता था कि जब इनके पास, इन्होंने सभी अपने सामंतों को ऐसा कह रखा था कि उनको सालाना यानी कि उनके महीना का जो वेतन हुआ करता था वह जमीन के भाग से दिया करता था। यानी कि आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए राजा के पास जो जमीन हुआ करती थी उसमें वो अपने सामंतों को हर महीने कुछ जो भूभाग हुआ करता था, जैसे 1 कट्ठा जमीन, 2 कट्ठा जमीन, 2 बीघा, 3 बीघा, ऐसा जो जमीन था उनका पैमाने पर कर रखा था और उनको ऐसे दिया करते थे। तो आप देखेंगे कि जो राजकीय खजाना है यानी कि जो राजकीय जमीन है वो कम होता जा रहा था। और कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसा भी हमें देखने को मिल जाएगा कि राजा से ज्यादा यानी कि जो गुप्त वंश के जो राजा हुआ करते थे उनसे ज्यादा हमें इनके जो सामंत थे उनके पास राज्य था, यानी कि उनके पास उससे ज्यादा जमीन हो गई थी। इनके पास जो राज्य था उसमें भी देखने को मिलता है कि सामंतवादी जो व्यवस्था है इसमें सबसे ज्यादा अहम पूर्ण इनकी भूमिका निभाती है। उसके बाद में जो तीसरा कारण देखना है वह है बौद्ध धर्म को यह मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने के लिए आप देखेंगे कि जो परवर्ती गुप्त हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और इन्होंने काफी ऐसे युद्ध हुए जिनमें इन्होंने युद्ध को जीता तो जीतने के साथ साथ अपने शत्रु को जीवित छोड़ दिया। जैसा कि सबसे उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे कि हुडो को इन्होंने जब मारा तो हुडो जो थे वो इनको मार सकते थे, या जो मेहर कुल थे इनको मार सकते थे, लेकिन इन्होंने मारा नहीं और उनको जीवन दान के स्वरूप में छोड़ दिया। और बाद में यही जो हुड है वह इनके गुप्त वंश के नाश का जो है वो कारण बनते हैं, यानी पतन का जो मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनकी जो धर्म नीति है, धर्म नीति भी जैसा कि हम देखेंगे बौद्ध धर्म में मैंने बताया कि इन्होंने दान देना और शत्रुओं को जीवन दान देना, किसी से युद्ध ना करना और किसी को ना सताना, ऐसे जो तमाम चीजें हैं वो यह करते हैं। तो इस कारण से भी इनका जो राज्य का जो है हमें वो पतन देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने जरूरत से ज्यादा चीजों को प्रोत्साहित कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि इनके शासन काल में हमें सबसे ज्यादा इन्होंने कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए था, इन्हें अपने वाणिज्य को प्रोत्साहित करना चाहिए था, अपनी शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने धर्म को प्रोत्साहित किया। सबसे ज्यादा इन्होंने धर्म के ऊपर अपना जो है वह व्यय किया और इन्होंने अपने राजकाज की व्यवस्था जो है वह धर्म के ऊपर ही आधारित किया। इनके राज्य में प्रजा प्रजा किस हाल में है उन्हें इनसे मतलब नहीं हुआ करता था, यह सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखते थे कि उनका जो राजकीय ठाट बाट है वो बना रहे। इस प्रकार से हमें इनके पतन के जो मार्ग है वह देखने को मिल जाते हैं। हालांकि हम अभी इन्हीं सभी के ऊपर पॉइंट इन सभी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नरसिंह गुप्त के बारे में हमने जब देखा और उसमें हम देखते हैं कि इन्होंने मिहिर कुल को जीवन दान दे दिया था। उसके बाद हम देखेंगे अब हमारा जो अगला शासक है, जो हमारा अगला शासक देखने को मिलता है, पहले तो आपको इनके जो टाइम पीरियड है वो बता दूं। ये हमें इनका 494 ईस्वी से लेकर के 400 सॉरी 494 ईस्वी से 510 ईस्वी तक का इनका जो हमारा टाइम है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे इनके बाद हम देखेंगे भानुगुप्त के बारे में। भानुगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो हमें 1010 देखने को मिलता, सॉरी माफ कीजिएगा 510। भानुगुप्त, आपको बता दूं कि भानुगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 510 ईस्वी हमें देखने को मिलता है। यह इनका एक एरन अभिलेख है, उसमें हमें यह जानकारी देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह कहाँ के शासक थे, तो यह मालवा के शासक थे, यानी कि गुप्तों की जो शाखा थी उनकी जो दूसरी शाखा थी मालवा, ये वहां के शासक थे। यानी कि आप देखेंगे मालवा का जो क्षेत्र है वो गुजरात के पास का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, यानी कि आधुनिक जो गुजरात है और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा का जो क्षेत्र है वो हमें मालवा क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता था। तो मालवा का क्षेत्र, मालवा का शासक यह थे, मालवा के शासक थे। इनके बारे में जो हमें स्रोत देखने को मिलता है वो है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख के बारे में आपको बता दूं कि एरन अभिलेख में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि हुडो का जो आक्रमण है इसमें हमें सबसे पहले तो हमें हुडो के आक्रमण का इसमें वर्णन देखने को मिल जाता है। हुडो के आक्रमण का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है
कि हुडों ने भारत पे आक्रमण किया था और इन्होंने गुप्त वंश पे सबसे ज्यादा जो है उस समय के जो शासक थे गुप्त वंश के, उस पे इन्होंने शासन जो है वो किया था। उसके बाद हम देखेंगे इसमें हमें देखने को मिलता है कि इनके एक सेनापति थे। हिरण्यक में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता था कि हुड के साथ जब इनका युद्ध होता है, हुड और भानुगुप्त का, हुडो और भानुगुप्त के बीच युद्ध में इनके सेनापति जो भानुगुप्त के सेनापति थे, इनका नाम हमें मिलता है गोपराज। गोपराज की मृत्यु हो जाती है। एरर अभिलेख में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि हुडों का आक्रमण होता है और इनका जो सेनापति था गोपराज, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी है, यानी कि जो गोपराज की जो पत्नी है वह सती हो जाती है। सती का आपको बता दें कि सती का गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो है सती हो जाती है। सती हो जाती है और उसके बाद हम देखेंगे कि इस सती प्रथा का हमें जो पहला अभिलेख देखने को मिलता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कि यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सती प्रथा का हमें भारत में सती प्रथा का हमें सबसे पहले अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह यही अभिलेखीय साक्ष्य है जो हमें देखने को मिलता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम अभिलेखीय जो हमारा साक्ष्य है वो हमें एरण अभिलेख में देखने को मिलती है। एरण अभिलेख में देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने भानुगुप्त के बारे में पढ़ा। भानुगुप्त के बारे में सबसे जो हमें पहला वर्णन देखने को मिलता है, इनके बारे में जो हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य, वो हमें एरण का अभिलेख देखने को मिलता है। इस अभिलेख में हुडों के आक्रमण, जो हुडों का आक्रमण हुआ है भारत पर, उसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। और हुडों का आक्रमण जो होता है तो हुड और जो भानुगुप्त के बीच में जो युद्ध होता है उसका वर्णन भी हमें इसी अभिलेख में देखने को मिलता है। यानी कि एरण अभिलेख जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हुडों के आक्रमण के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि भानुगुप्त और हुडों के बीच में जब युद्ध होता है तो इनका एक सेनापति था जिसका नाम है गोपराज। यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से ही, तो आप याद कर लीजिएगा कि जो गोपराज थे इनकी मृत्यु के बाद, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनकी जो पत्नी थी उन्होंने सती प्रथा से अपना जो प्राण है वो त्यागा था, यानी कि सती जो हो गई थी। और उसके बाद इन सभी तथ्यों का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो हमें एरण के अभिलेख में देखने को मिलता है। जब प्रथम अभिलेख है, आपको बता दें कि प्राचीन काल में आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्राचीन काल का वो पहला अभिलेख बताइए जिसमें हमें सती प्रथा का वर्णन देखने को मिलता है। तो यह अभिलेख है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो हमें देखने को मिलता है वह एरण के अभिलेख में देखने को मिलता है, जिसमें भानुगुप्त के जो सेनापति थे गोपराज, उनकी पत्नी के सती होने का हमें साक्ष्य जो है वो हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में देखा, उसके बाद हमने भानुगुप्त के बारे में देखा और उसके बाद अब हम देखेंगे वैन्यगुप्त के बारे में। वैन्यगुप्त जो था वो बंगाल का शासक था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वैन्यगुप्त थे वो बंगाल के शासक थे। तो मैं आपने अगर इसको नोट कर लिया हो तो मैं इधर का साफ करूं ताकि आप इन सभी को मैं आपको बता सकूं। वैन्यगुप्त
अब हम देखेंगे वैन्यगुप्त के बारे में। वैन्यगुप्त वैन्यगुप्त ये तीसरे शासक थे, यानी कि आपको बता दूं मैंने जो तीन शाखाएं बताई थी, पहला मैंने बताया था बालादित्य के बारे में, यानी कि जो बालादित्य थे यह पाटलिपुत्र के शासक थे। दूसरा अभी भी यहाँ पे है भानुपुत्र, भानुगुप्त जो थे ये मालवा के शासक थे, और जो वैन्यगुप्त थे यह बंगाल के शासक थे। यह बंगाल के शासक थे। ये तीन शाखाएं जो थी मैंने आपको बताया कि तीन शाखाएं थी गुप्त के बौद्ध गुप्त जो थे उनके मृत्यु के बाद हमें तीन शाखाएं देखने को मिलती है। पहला हमने देखा था बालादित्य के बारे में जो कि पाटलिपुत्र में शासन कर रहे थे, और उसके बाद हमने देखा भानुगुप्त के बारे में, उसके बाद हमने देखा वैन्यगुप्त के बारे में। ये वैन्यगुप्त थे, यह बंगाल के जो है वह शासक थे, तो बंगाल के शासक के रूप में यह कार्य कर रहे थे। इनकी जो उपाधि थी वह द्वादशीद की थी। इनकी उपाधि द्वादिशादित्य की थी। इनके हमें अभिलेख, दो अभिलेख देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं इनके बारे में जो हमें जानकारियां देखने को मिलती है वो हमें दो अभिलेख देखने को मिलती है। गुणोधर का अभिलेख, गुणोधर का अभिलेख, धर का अभिलेख, गुणोधर का अभिलेख। यह अभिलेख जो है यह इस बात की पुष्टि करता है कि यह जो थे यह मालवा के यह बंगाल के शासक थे, इस बात की भी इसमें पुष्टि हो जाती है। और इसमें इनके महासामंत के बारे में भी वर्णन देखने को मिलता है। इसमें हमें सबसे पहली बार आपको बता दूं कि गुणोधर अभिलेख में ही हमें सबसे पहले सामंत या महासामंत का जो उल्लेख है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो सामंत प्रथा है या महासामंत का प्रथा है उस प्रथा के बारे में जो पहला हमें वर्णन देखने को मिलता है वो हमें इसी अभिलेख में देखने को मिलता है। यानी इस अभिलेख में लेख में महासामंत तथा सामंत का उल्लेख देखने को मिलता है। देखने को उल्लेख देखने को मिलता है कि जो सामंत थे, जो इनके शासन काल में सामंत प्रथा के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है, वो सबसे पहला वर्णन हमें इसे में गुणोधर अभिलेख में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कोमिल्ला का अभिलेख। इनका जो दूसरा अभिलेख है, ये तो मैंने आपको बताया था पहला अभिलेख है, इसमें हमें सामंतों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, और जो दूसरा है वह है कोमिल्ला का अभिलेख। कोमिल्ला का अभिलेख, जो कोमिल्ला का अभिलेख है इसमें नहरों का निर्माण, यानी कि आप देखेंगे कि नहरों को, इनको वैन्यगुप्त को नहरों का निर्माण करने वाला कहा गया है। इस अभिलेख में वैन्यगुप्त को नहरों का निर्माण करने वाला, नहरों का निर्माण करने वाला कहा गया, नहरों का निर्माण करने वाला कहा गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि वैन जो धर्म था, इनका जो धर्म था वह शैव धर्म था। यह सभी धर्म को मानते थे। इनका जो धर्म था, धर्म जो है वह शैव धर्म है। शैव धर्म के अनुयायी थे, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने
बौद्धों को भी, यानी कि इनका जो धर्म था वो धर्म सहिष्णु था। इन्होंने बौद्धों के को बिहार बनवा के दिए थे, यानी कि बिहार का जो दान है वो इन्होंने किया था। इन्होंने बौद्धों को बिहार दान में दिया था। बौद्धों को जो बिहार है वह इनको दान में दिया था। उसके बाद इन्होंने सर धर्म के संग थे। इसके बाद हम देखेंगे कुमार गुप्त तृतीय के बारे में। यह नरसिंह गुप्त के बाद शासक बने थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नरसिंह गुप्त बालादित्य थे, यह इनके बाद जो शासक बनते हैं वो हमारे अगले शासक देखने को मिलते हैं। उनका नाम है कुमार गुप्त तृतीय। अब हमारे जो शासक हैं ये बहुत लास्ट है, इनके बारे में आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र पे यह शासक बनते हैं विष्णुगुप्त के बारे में। विष्णुगुप्त के बाद, यानी कि मैंने आपको पहला जो बताया था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विष्णुगुप्त। इनका नाम जो था वो बालादित्य था, मैंने बताया था बालादित्य। तो यह जो है वो पहले हैं, इन्होंने पाटलिपुत्र का शासन किया था। मैंने आपको पहले बताया था कि पाटलिपुत्र पे इन्होंने शासन किया था। और जो दूसरे हैं, जो तीसरे हैं वो वैन्यगुप्त हैं, इन्होंने बंगाल का शासन किया था। और जो भानुगुप्त है इन्होंने मालवा पे शासन किया था। तो अब हम देखेंगे कि जो विष्णुगुप्त हैं इनके पुत्र जो हैं वो हमें कुमार गुप्त तृतीय देखने को मिलते हैं। यानी कि कुमार गुप्त, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनके बाद पाटलिपुत्र का शासक जो है वो कुमार गुप्त तृतीय हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस शासक के बाद जो कुमार गुप्त तृतीय थे, कुमार गुप्त तृतीय जो है वो पाटलिपुत्र का शासक बनते हैं। किसके बाद? विष्णुगुप्त के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक जो था, यानी कि गुप्त वंश के जो अंतिम शासक के रूप में जो शासक हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो हमें देखने को मिलता है, उसका नाम हमें देखने को मिलता है विष्णुगुप्त। यानी कि जो विष्णुगुप्त हैं, विष्णुगुप्त जो है हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद हमें गुप्तों की कोई शाखा देखने को नहीं मिलती, यानी कि जो विष्णुगुप्त हैं उनके मरने के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद हमें कोई भी जो शाखा है वो हमें देखने को नहीं मिलती। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो यहाँ पे मैंने विष्णुगुप्त लिखा है, यहाँ पे नरसिंह गुप्त होगा, बाकी बालादित्य तो सही है। यहाँ पे नरसिंह गुप्त जो है वह शासन करते हैं। यानी कि पहला जो हमें शासक, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बुद्धगुप्त के बाद, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बुद्धगुप्त के बाद जो गुप्त शाखा है वो हमें 3 खंडों में विभाजित हो जाती है। यानी कि 3 खंडों में हमें विभाजित देखने को मिलती है। जो पहला खंड है उसका ना वहां का शासक जो था वो इन्हीं का पुत्र जो था नरसिंह गुप्त, वो शासक बनता है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये जो चीज है, यानी कि बुद्धगुप्त जो थे इनके तीन पुत्रों का हमें वर्णन देखने को मिलता है। जो पहले हैं वो नरसिंह गुप्त है, दूसरे हैं वैन्यगुप्त, और जो तीसरे हैं वो हमें भानुगुप्त देखने को मिलते हैं। तो आपको बता दूं कि जो नरसिंह गुप्त थे इन्होंने पाटलिपुत्र पे अपना शासन किया था, यानी कि इन्हीं के जहाँ पे ये शासक थे वहीं पे नरसिंह गुप्त बालादित्य ने शासन किया था। उसके बाद हम वैन्यगुप्त को देखते हैं, ये बंगाल के शासक थे, इन्होंने बंगाल पे अपना शासन स्थापित कर लिया था, 3 खंडों में विभाजित हो गई थी। और उसके बाद हम देखेंगे कि भानुगुप्त है, भानुगुप्त जो है वो हमें
बुद्ध कह सकते हैं कि बुद्धगुप्त के तीसरे जो लड़के थे, यानी कि तीसरे जो पुत्र थे, दूसरे जो पुत्र थे वह थे वैन्यगुप्त, इनके तीसरे पुत्र थे। हमें इनके अभिलेख भी देखने को मिलते हैं और इनके बारे में वर्णन देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि नरसिंहगुप्त यानी कि जो पाटलिपुत्र के शासक थे, इनके पुत्र हैं हमें कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त तीसरे, यानी कि कुमारगुप्त जो तीसरे हैं, तीसरे जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यह इनके बाद यहाँ का शासक बनते हैं और गुप्त वंश के अंतिम शासक के रूप में हमें विष्णुगुप्त देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जो विष्णुगुप्त है वो हमें गुप्त वंश के अंतिम शासक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इनके शासक पे पूरा इनके कह सकते हैं कि इनके बाद का जो शासक है वो हमें देखने को तमाम जो वंश है वह इस पर हो जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश, पल्लव वंश और तमाम वंश है जो हुड़ वंश है, हुड़ शासक है, वो भी इन पे अपना जो आधिपत्य है वो स्थापित कर ले। यानी छोटे छोटे जो राज्य है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आज का जो हमारा क्लास था वो हमारा यहीं तक रहा और हमने हुड़ों के बारे में देखा। आपको बता दूं कि हुड़ों के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि हुड़ कौन थे। हुड़ों के बारे में तो हुड़ों के बारे में आपको बताऊं तो हुड़ जो थे यह चीन की बर्बर जाति थी। यानी कि आप देखेंगे जो हुड़ थे वो चीन की यूची जाति थी, जो कि भारत, इनकी हमें दो शाखाएं देखने को मिलती है। पहली शाखा जो है वो हमें इराक और ईरान के इलाके में जाती हुई देखने को मिलती है। यानी कि इनकी दो शाखाएं थी जो कि यहाँ से इनको यानी चीन से इनको खदेड़ दिया गया था। तो इनकी दो शाखाएं हमें देखने को मिलती है। पहला हमें श्वेत शाखा देखने को मिलती है जो कि हमें इराक में चली गई थी, और जो दूसरी शाखा है वो हमें तिब्बत से होता हुआ भारत में घुसता हुआ हमें देखने को मिलता है, जो कि भारत में आ गई थी। उस शाखा का नाम था श्वेत शाखा। तो श्वेत शाखा में हम देखते हैं कि इसमें हमें तोड़लमल नामक एक हमें हुड़ शासक देखने को मिलता है, जिनको भारत में हुड़ों की कह सकते हैं कि हुड़ों का जो स्थापना, यानी कि हुड़ों की स्थापना जो है उनके रूप में हमें देखने को मिलता है। उनका नाम है तोड़लमल। इन्हें हमें हुड़ का संस्थापक, हुड़ वंश का जो कह सकते हैं, हुड़ जाति का कह सकते हैं भारत में संस्थापक के रूप में देखते हैं। और जो यह हुड़ जाति थी यह श्वेत जाति थी, श्वेत जाति थी जो कि हमारे भारत में आई थी, उसका नाम था श्वेत जाति। तो श्वेत जाति के जो हुड़ थे वो भारत में थे और इसमें तोरणमल जो थे वह हुड़ के हमें संस्थापक के रूप में देखने को मिलते हैं। उसके बाद इनका पुत्र जो है वह हमें मिहिर कुल देखने को मिलता है, मिहिर कुल देखने को मिलता है, जो कि कश्मीर भाग जाता है जब युद्ध होता है। आपको मैंने बताया कि जब बुद्धगुप्त के साथ इनका युद्ध हमें देखने को मिलता है तो इनसे पराजित होकर के यह कश्मीर भाग जाते हैं। तो ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद जो इनका पतन हो जाता है और उसके बाद यह भी भारत में छोटे छोटे राज्यों के रूप में, छोटे छोटे जातियों के रूप में हमें भारत में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये पेपर था, यानी कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला हमारा पेपर था, फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर था कि उत्तर भारत की राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का, तो हमने वो सारा जो था वो कवर कर लिया है। यानी कि आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा इस पेपर का आखिरी क्लास था और हमने इस सभी चीजों का जो है यानी कि हमारा गुप्त वंश तक का और हुड़ों के बारे में जो जानकारी थी, यहीं तक का हमारा शासनकाल, यहीं तक का हमारा जो क्लास था वो आज का था। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें अब हमारा दक्षिण भारत का इतिहास अगला पेपर जो है, यानी कि जो दूसरा हमें फर्स्ट सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है वो हमें दक्षिण भारत का इतिहास देखने को मिलता है। तो वो अब हमारा प्रारंभ से लेकर 600 ईस्वी तक का जो है वो हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी इन सब के ऊपर आधारित थी। हमने गुप्तों के पतन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि गुप्तों के पतन के क्या क्या कारण थे। उनमें मैंने आपको कारण बताए कि रिक्त कोष, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो अपना कह सकते हैं कि दान दिया, पुण्य दिया, इस कारण से इनका जो राजकोष है वो हमें रिक्त होता हुआ देखने को मिल जाता है और इस कारण से भी इनका पतन हमें देखने को मिलता है। सामंतवादी व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है। सामंतवादी व्यवस्था का जो वर्णन है वो हमें इस अभिलेख में देखने को मिल जाती है, यानी कि गुड़धौड़ का अभिलेख जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें महासामंत और सामंत का जो वर्णन है वह देखने को मिल जाता है, यानी कि सामंतवादी व्यवस्था भी यहाँ पर आ चुकी थी। उसके बाद इन्होंने धर्म सहिष्णु होने के साथ साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया। ये बहुत ज्यादा दानी हो गए और इन्होंने अपनी सामंतवादी व्यवस्था में अपनी भूमियों को दान में दिया। आप देखेंगे कि इनके जो सेवक हुआ करते थे उन्हें यह एक महीने का जो कह सकते हैं कि पेमेंट करते थे वह जमीन के आधार पर करते, यानी भूखंड के आधार पर किया करते थे कि अपना जो भूमि होता था उसको दान दे दिया करते थे। तो इस कारण से
सबसे बड़ा जो इनकी कह सकते हैं कि इनके पतन का जो कारण है वह हमें सामंतवादी व्यवस्था, रिक्त राजकोष और धर्म सहिष्णु होने के साथ हमें देखने को मिलता है। और इनके इसमें भी सबसे ज्यादा जो अयोग्य हमें शासक देखने को मिलते हैं। अयोग्य शासक जो हमारा चौथा पॉइंट है, इसमें अयोग्य शासक, अयोग्य शासक जो है वो हमें देखने को मिलते हैं चौथे पॉइंट में। आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त के बाद हमें कोई भी ऐसा शासक देखने को नहीं मिला अभी तक कि हमने उसके बारे में देखा हो कि उसने तमाम युद्ध लड़े हों, अपने राज्य को विस्तार किया हो। तो ऐसा हमें कोई भी शासक नहीं था। सब लंपट राजा थे, यानी कह सकते हैं कि सभी जो राजा थे वो लंपट हो चुके थे और उन्हें सिर्फ अपने राज्यकाल से मतलब था। उन्हें जनता से, उनके किसानों से, उनके वाणिज्य से, उनकी संस्कृति से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को परिपूर्ण करना चाहते थे और उन्होंने अपने ऊपर संविधान दिया और इसी के साथ साथ उनका सारा उनका जो पतन है वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमने गुप्तों के पतन के बारे में देखा, के पतन के बारे में ये 4 पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है कि अयोग्य शासक, रिक्त राजकोष, सामान्यवादी व्यवस्था और धर्म सहिष्णु, ये जो 4 चीजें हैं हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके पतन के कारण में देखने को मिलता है। और पांचवा जो कारण है वो हमें बाह्य आक्रमणकारी, पांचवा है बाह्य आक्रमणकारी, बाह्य आक्रमणकारी, बाह्य आक्रमण। जो बाह्य आक्रमण है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था, तो इस कारण से भी इनका जो पतन है वो देखने को मिलता है कि उन्होंने बार बार इनके ऊपर आक्रमण किया। उससे इनकी जो वित्तीय हालत थी वो कमजोर हो गई थी और इनका रिक्त राजकोष तो था ही, तो इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं था। इनके जो सामंत थे वो भी, अब उनके पास राजा से ज्यादा जमीन हो गई थी। यानी कि आप देखेंगे कई कई सामंत तो ऐसे थे कि उन्होंने राजा से ज्यादा जमीन उनके पास हो जाने के कारण उन्होंने इनकी जो अपना एक स्वतंत्र जो राज्य है वो स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इनके तमाम जो हमें इनके पतन के कारण देखने को मिलते हैं वो ये सब कारण देखने को मिल जाते हैं। आज की क्लास में हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अब कल से जो हमारी क्लास होगी वो दक्षिण भारत का इतिहास स्टार्ट होगा, यानी कि दक्षिण भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है वो 600 ईस्वी, यानी कि प्रारंभ से लेकर 600 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे। और हमने देखा कि हमने भारत के संपूर्ण भाग को देखा, तो लेकिन अभी दक्षिण भारत का जो भाग था वो हमारा छूट गया है, तो हम उसको देखेंगे। और ये हमारा जो बीए का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका भी हमारा जो ये अध्याय है वो पूरा हुआ। अब हम आगे की जो क्लास होगी वो हम आगे अपने क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं। जय हिंद। आपको अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।